नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हमने इस चार्ट के साथ लास्ट वीडियो को छोड़ा था। आज हम रिवीजन नहीं करेंगे, आज हम आगे बढ़ेंगे एटम में। एटम तक हमने बहुत अच्छे से जाना है। अब हम एटम को और करीब से जानेंगे, यानी उसके अंदर जाएंगे, हम उसके न्यूक्लियस को समझेंगे। ठीक है, एटम के अंदर घुसने वाले हैं। एटम जो होता है वो क्या होता है, एक सब्सटेंस है। जैसे मान लीजिए ये पेन एक सब्सटेंस है, तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो एटम होगी, ऐसा डाल्टन ने बोला था। बाद में हमने जाना कि नहीं, एटम को हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर सजे होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। ये एटम की सजावट होती है। ठीक है, अब हम इसी के न्यूक्लियस को समझेंगे, यानी हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझेंगे अच्छे से। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। जब यही ज़्यादा होंगे तो इनको न्यूक्लियाई बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ कभी न्यूक्लियाई टर्म सुनने को मिलेगा आपको, कभी न्यूक्लियस टर्म सुनने को मिलेगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, पी से प्लस, एन से न्यूट्रल। ठीक है, याद रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। चूँकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो अब हम कॉपी बंद कर देते हैं, कॉपी बंद कर देते हैं। आप कहोगे अरे, कहोगे ये क्या, अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया और अभी हमसे कॉपी बंद करा दी। हाँ, मैंने कॉपी बंद करा दी। अब आप समझिए केवल, देखो, एक एटम है। एटम को मैंने कई बार बताया कि बहुत छोटा है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट है। कितना छोटा होगा आप समझ सकते हो। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें एटम को समझना है, आप थोड़ी देर के लिए उसको बड़ा मान लीजिए। कितना बड़ा मानना है आपको पता है, आपको कमरे के बराबर, पूरे कमरे के बराबर एटम को बड़ा मानना पड़ेगा। इमेजिन करो कि एटम इतना बड़ा है, तभी तो हम उसके अंदर घुस के उसको समझ पाएंगे ना। नहीं तो वो इतना छोटा से एटम के अंदर घुस के कहाँ से समझ पाओगे उसको। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि एटम जो है वो एक कमरे के बराबर है ना। तो अब जो उसका न्यूक्लियस होगा वो कितना बड़ा होगा पता है, आप सुई लीजिए, तो सुई की जो नोक होगी ना उसके बराबर न्यूक्लियस होगा। इतना छोटा, अगर हमने कमरे के बराबर पूरे एटम को ले लिया। और ये जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें हमने जाना कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, आपको बता दूं कि पूरे एटम का भार इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास होता है। मतलब इनके पास जितना वेट होता है वही पूरे एटम का वेट है। बाकी इलेक्ट्रॉन का वेट कोई मैटर ही नहीं करता। पूरा पूरा रूम खाली है, पूरा का पूरा रूम खाली है, खाली पूरा वेट किसके पास है, उस सुई की नोक के पास है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास है। यानी जब हमें एटम का भार बताना होता है तो हम खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ के इंटू 1 AMU कर देते हैं। 1 AMU क्या होता है, उनका भार होता है। एक प्रोटॉन का जो भार होता है वो 1 AMU होता है, एक न्यूट्रॉन का भार भी लगभग 1 AMU होता है। ठीक है, तो उसको हम जोड़ के बता देते हैं कि यही पूरे के पूरे एटम का भार होता है। तभी तो जब हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं कि हम ऊपर ए लिखते हैं ना, और जो ए होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। अभी तक हम यही करते आए ना। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होगा, पूरे के पूरे एटम का भार होगा। पूरा पूरा वेट वो वही वहन कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ नहीं है। ठीक है, पूरा कमरा खाली है, ये एटम है। समझ में आया। अब हम उसके न्यूक्लियस को समझने जा रहे हैं ना। अभी थोड़ी देर के लिए आप क्या समझ लीजिए, जो मेरे हाथ है ना थोड़े गंदे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। कैसे काम आने वाले हैं कि आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये जो मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं ना, ये प्रोटॉन है जिनके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, और ये जो है ना, ये न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन ये रहेंगे कहाँ पे, न्यूक्लियस में। कौन सा न्यूक्लियस, जो कि बहुत छोटा है। कितना छोटा है, अगर पूरा एटम एक कमरा है तो वो सुई की नोक के बराबर का न्यूक्लियस है। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो रहेगा, चार्ज 0 रहेगा। ठीक है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। न्यूट्रॉन पे 0, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे 0। अच्छा, अब समझो
ये प्लस चार्ज और ये न्यूट्रल न्यूट्रॉन, इनको हमें एक न्यूक्लियस के अंदर बांधना है। कैसे बांधें? जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिनके ऊपर प्लस क्या कोई भी चार्ज होता है, प्लस माइनस, उनके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो काम कर रहा होता है वो रिपल्सिव नेचर का होता है। अब ये मेरे जो प्रोटॉन है ना, इनके ऊपर है प्लस चार्ज, इन पे काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो कि रिपल्सिव नेचर का, यानी ये प्रोटॉन को दूर भगाएगा। अरे भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पास रह पाएंगे क्या? ये भागने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। हमने पढ़ा है ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। अरे भाई, किसी ने साइंस नहीं भी पढ़ी होगी तो उसने ये बात सुनी होगी कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये बात साइंस की है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। लेकिन ये तो अपोजिट नहीं है, तो सिमिलर है, तो सिमिलर है तो दूर भागेंगे ना भाई। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये आपस में एक दूसरे के दूर भागने की कोशिश करेगा। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है प्रोटॉन पे। अच्छा, आपको हो गया रे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, भाग रहे हैं एक दूसरे से, तो फिर ये न्यूक्लियस में इतनी कम जगह में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे पॉसिबल है ये? हाँ यार, ये तो देखना पड़ेगा। यानी कि कुछ और फोर्स है जो इससे ज़्यादा है, जो ये भागने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो उसको ऐसे पुश कर रहा है, वो इतनी तेज़ी से पुश कर रहा है कि ये भले ही भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई इसको इतनी तेज़ी से पुश कर रहा है कि नहीं, ये भाग नहीं पा रहा है, ये वहाँ पर स्टेबिलिटी से रुका हुआ है, ये कहीं भाग के नहीं जा रहा है। तो ये है न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स है जो कि बहुत शॉर्ट रेंज में काम करता है, और शॉर्ट रेंज में जब ये काम करता है तो ये किस नेचर का होता है? ये आकर्षक प्रवृत्ति का होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें न्यूक्लियस में बांधना है प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा काम करने वाला है, जो प्रोटॉन भाग रहे थे, ये इनको कहेगा रुको, ये इन दोनों के बीच में काम करेगा, रुको, चिपकाएगा चिपकाएगा चिपकाएगा। ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल पड़े हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं है, ना तो ये भाग रहे थे ना ये चिपक रहे थे, तो इनको भी चिपकाएगा, कहेगा तुम भी बेटा पास हो। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इनके बीच में भी काम करेगा, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में ये फोर्स लग रहा है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में फोर्स लग रहा है, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लगेगा। ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये क्या होंगे? ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, और ये जुड़ गए, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ गए, और ये क्या बन गया? ये हमारा न्यूक्लियस बन गया। और ये स्टेबल है, ये नहीं भाग के जा रहे, इलेक्ट्रॉन की तरह हमारा नहीं है। भले ही इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, लेकिन ये भाग के नहीं जा रहा है। समझ में आया? न्यूक्लियर फोर्स ये इसको, नाभिक को बांधे हुए है, और इसी के पास सारा का सारा मास है हमारा। ठीक है, अब हमने कुछ टर्म पढ़े, रेडियो एक्टिविटी पढ़ी, और मैंने क्या बोला था कि जब भी रेडियो एक्टिव टर्म सुनना, दिमाग में ये लाना कि जो न्यूक्लियस है उसका अनस्टेबल होगा। एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, यानी ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अनस्टेबल होगा, ये कुछ ऐसे 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 भागने की कोशिश कर रहा होगा, इसके प्रोटॉन ऐसे निकलने की ऐसे 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 कुछ कोशिश कर रहे होंगे, कुछ ऐसा हो रहा होगा, वो रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, और इसी के आगे हम न्यूक्लियर रिएक्शन भी पढ़ेंगे। अच्छा, जब हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर टर्म कहाँ से आ रहा है? इसी न्यूक्लियस से तो आ रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ होंगी? यही न्यूक्लियस के लेवल पे होंगी, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होगा, एटम की इस पार्ट पे न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा, आपने न्यूक्लियर वेपन सुना होंगे, वो क्या है? यही इसी लेवल पर काम किए जा रहे हैं, न्यूक्लियस के लेवल पर काम किए जा रहे हैं। समझ में आया? जब भी न्यूक्लियर वेपन सुनना तो कहना कि क्या हो रहा है, एटम के न्यूक्लियस पर काम हो रहा है। क्या है न्यूक्लियस? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े हुए हैं, वो अनस्टेबल है। कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि ये प्रोटॉन भागने की कोशिश कर रहे हैं या ये न्यूट्रॉन भागने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसी अनस्टेबिलिटी है जिसके कारण रेडियो एक्टिविटी जन्म लेगी, और जिसके कारण न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी, न्यूक्लियर फिजन होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा, और एक अच्छी चीज़ भी बनेगी जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, वो भी बनेगा। तो कहाँ पर काम हो रहे हैं? यहाँ पर काम हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।